नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। कल दिनांक 4 मई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा में एक जनसभा का संबोधन हुआ। उस जनसभा में तकरीबन उन्होंने 36 मिनट तक लगातार संबोधन किया मिथिलांचल की जनता को। जो सूचनाएं मिल रही हैं, न सिर्फ दरभंगा लोकसभा बल्कि 4 लोकसभा की जनता उनके इस सभा को देखने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए आए हुए थे। उन्होंने इन 36 मिनट में जिन जिन मुद्दों पे बात रखी, स्वाभाविक है कि उनके इस मुद्दे पे जो विपक्ष के नेता हैं उनको आपत्ति होगी ही। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय मौजूद हैं। कल के उनके भाषण के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम उनसे बातें करेंगे, समझना चाहेंगे कि उनका भाषण कैसा था और उससे देश की जनता को क्या लाभ हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए उनसे हर एक मुद्दे पे जो है उनसे हम बात करेंगे कल के उस भाषण को लेकर के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत शुक्रिया सर। कल नरेंद्र मोदी का भाषण आपने प्रधानमंत्री जी का सुना है, उसमें उन्होंने कई मुद्दों पे बात रखी। सबसे पहला एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे। एक मुद्दा था दरभंगा एम्स। चूँकि ये दरभंगा लोकसभा का एक गंभीर मुद्दा है, काफ़ी लंबे समय से आप दरभंगा एम्स को लेकर के संघर्षरत भी रहे। संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि कल का जो उन भाषण को आपने सुना दरभंगा एम्स को लेकर के, क्या आपको लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले यह बताना ज़रूरी है आम आवाम को कि 2016 में यहाँ भारत सरकार ने एम्स की घोषणा की कि एम्स बनेगा दरभंगा में। 16 से लेके और 22 तक ये लोग खोज फान करते रहे कब कि DMCH बने, जहाँ कहाँ बने। 22 में मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 नवंबर को इसकी स्वीकृति के लिए बलिया मौजा, जो यहाँ से सीधे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, रेडियल डिस्टेंस पर, और हाईवे से सटा हुआ है। एयरपोर्ट से 7वां किलोमीटर पर यहाँ एयरपोर्ट है, जो सिलीगुड़ी से लेके और गोरखपुर के बीच के और आधा नेपाल के तराई भाग के लिए सबसे स्वास्थ्य का सबसे उपयुक्त जगह है। ये जो मोदी जी की सरकार है, ये 8 वर्षों से उसको लटकाए हुए है। बिहार सरकार दे दिया, ज़मीन अलाट कर दिया 200 एकड़ के आसपास। उसमें 309 एकड़ ज़मीन का उन्होंने टेंडर भी कर दिया, मिट्टी भराने का, उसके अलावा उसमें बाउंड्री वाल करने का और रोड बनाने का। वो बिजली का तार जो पीछे है रोड उस ज़मीन पर पड़ता है, उसके 2 पोल को भटकने का। आज तक ये संवेदनहीन होकर के ये देश को देखते रहे, कोई गंभीरता नहीं। इस इलाका के लोगों को वो डेढ़ समझते हैं और समझते हैं कि हम जो है जुमलाबाजी से ही यहाँ से वोट लेके फिर जीत जाएंगे। जीतते रहे हैं 10 साल तक तो है, 2 बार चुनाव तो उन्हीं पर भरोसा करके लोग जीता दिया है वोट उनको। इन्होंने उसी आधार पर कुछ नहीं कहा, न कुछ किया उन्होंने। 8 साल बीत जाने के बाद भी वो कहते हैं कि अगस्त महीना में कहा कि दरभंगा एम्स में इलाज हो रहा है, मैंने इलाज की व्यवस्था शुरू करा दिया है। आप लोग पत्रकार हैं और जो लोग हैं वो लोग जाके देखते हैं, देखिए, खोजे। हमारे भी बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो लोग पूछते थे कि भाई कहाँ पर खुला, ज़रा बताइए। तो या तो जुमला है, कोई हुआ नहीं है। ये स्थिति है और आज ये लोग जो है उसको टालना चाहते हैं। कल के भाषण, जो मोदी जी का भाषण था, उसको आपने सुना? बिल्कुल सुना। क्या आपको लगा उनके भाषण से? देखिए, मोदी जी अब हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, थका हारा आदमी हो गया है। वह आदमी अब समझ रहा है कि अब हमारी सत्ता जा रही है, जनता अब इतना देर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर लोहिया बार बार कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हम तो 10 साल इंतजार किए मोदी जी का। अब सुधर जाएगा, अब कुछ काम हो जाएगा, अब शायद अस्पताल स्कूल का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये तो जुमलेबाजी करने में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं और किया कुछ नहीं। उनके सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि ये मामला उनको अब यहाँ कहते हैं जो आज से 22 साल पुराना गुजरात का मामला, गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ते हैं कि दरभंगा में जो है सो ये गोधरा कांड हुआ। हम उस पर भी आएंगे। उनका एक लाइन था, वो दरभंगा की जनता जानना चाहती है। उन्होंने एक लाइन ये कहा
कि दरभंगा एम्स की बाधाओं को दूर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्वीकार कर रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बना नहीं है, जबकि उनका एक बयान चल चुका है कि दरभंगा एम्स बन चुका है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना नहीं, चाहेंगे? यही तो ये जुमलेबाजी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वैसे ही कहा कि हम एम्स बना दिया दरभंगा। तो दरभंगा एम्स बना दिया, तो दरभंगा एम्स तो कहीं बना नहीं है। और वो निराशा में वो अपना जो मैंने नाकामी छुपाने के लिए अब कहते हैं कि उसमें से वादा तो इन्होंने ही उठाया। जब बिहार सरकार 200-309 करोड़ रुपया दे करके उसको, अभी तक तो उसका काम बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया होता, 1.5 साल बीत गया, उसमें इन्होंने रोक लगाया, अभी तक उसमें रुका हुआ है। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल है, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात भी कही कि मुसलमानों को दलित महादलित का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया जाएगा। आपके विपक्ष पर आरोप लगातार लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? कई पढ़े लिखे लोग इस बात को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जाहिल जैसी बात है। जो संविधान में है लिखा हुआ है, 15(4) और 16(4) में लिखा हुआ है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। किसी धर्म के नाम पर नहीं है, किसी जाति के नाम पर नहीं है। ये सीधा हिसाब है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, मुसलमान में भी जो पासमानदा कम्युनिटी के हैं उनको आरक्षण मिलता है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, अनपढ़ हैं, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको आरक्षण मिलता है। जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनको मिलता है। तो फिर इस तरह की बातें करने के पीछे क्या उद्देश्य है? यही उसको यह है कि जिसको ये कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा, कि किसी तरीके से मुसलमान और हिंदू का जो मामला, इनके बाद तो दूसरा कुछ होता है नहीं। ये अपने कमज़ोरी को छिपाने के लिए ये हिंदू मुसलमान को दे दिया जाए। ये तो बोलने के लिए इतनी बात बोलते हैं जिसमें कोई उसका तुक नहीं होता है जी। कोई जवाब। एक सवाल है सर, कल उन्होंने 2 शब्दों का यूज़ किया, दिल्ली के शहज़ादा, बिहार के शहज़ादा। यानी शहज़ादा, बिहार के शहज़ादा कहीं ना कहीं वो डिकोड कर रहे थे तेजस्वी जी को। तो तेजस्वी जी को राहुल जी से तुलना करके कहीं ना कहीं उनके कद को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अगर मोदी जी की शादी हुई और बच्चा अगर हुआ होता तो पोता पोती, ऐसे में नाती पोता हुआ होता अभी तक है। तेजस्वी अभी मात्र 35 साल का नौजवान है, राजनीति में है, संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष करके जो गरीब गुरबा है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो किसी जात धर्म का है, A to Z सबके लिए वो कहता है कि भाई एक नया भारत बनाना है, रोज़गार बढ़ाना है, शिक्षा बढ़ाना है, स्वास्थ्य की सेवा बढ़ाना है। अब उससे जलन हो रही है, उससे और तेजी से राहुल गांधी से। अब उनसे अपना मुकाबला कर रहे हैं कि हमारा कंपटीटर वो हो रहा है। तो ये सब तो हताशा निराशा की वजह से कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है। नहीं तो इनको उनसे मुकाबला करने के लिए वो कि अपना कंपटीटर बनाने की उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए, आपका एक मुद्दा था गोधरा कांड। जानना चाहेंगे कि गोधरा कांड कब का मामला है? उस मामले को अभी के भाषण में, जबकि अभी तक 2 चरण का चुनाव हो चुका है और 2 चरण के जो रुझान आए, 2 चरण के चुनाव तक मोदी जी की तमाम भाषण संतुलित थे, लेकिन जहां 2 चरण के रुझान सामने आने शुरू हुए, मोदी जी का भाषण असंतुलित होना शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम पे आ गए। अब गोधरा तक के मामला को दरभंगा में उन्होंने ले आया। क्या कहना चाहेंगे? ये तो भगवान को ही लाए, जैसा वो कहते हैं। आपने ये भी सुना कि हम 500 साल से इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ का ये राम जी इंतजार कर रहे थे कि कोई बेटा आवेगा तो हमारा मंदिर बनाएंगे। अब तो भगवानों को यही बना रहे हैं, तो इसमें बारे में क्या कहना है। जहाँ तक सवाल है कि ये 2 चरण का, तो 2 चरण में जो 200 के करीब में जो सीट का चुनाव हुआ है, इसमें ये समझ गए हैं कि हमारे पास मात्र 20 से 25 सीट आ रहा है। बाद बाकी जो सीटें हैं 170-80 के आसपास वो जा रहा है इंडिया गठबंधन को। अब ये असंतुलित हो गए हैं, और जब आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है तो क्या कब बोलेगा उसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। आपने कहा जैसे गोधरा कांड का, गोधरा में आग लगवाने का काम इन्होंने किया। जो वहाँ के जो कार्यसेवक थे, उस ट्रेन में आग इन्होंने लगवाया, पुलवामा में हत्या इन्होंने करवाया। और उसको जब जांच किया गया और पता चला कि ये किया है, उसी में तरी पार हो गए का आदेश हुआ आपके इनके गृह मंत्री को। लोग कहता है तरी पार कोई अलग बात नहीं है, नौन है, चाय वाला और तरी पार।
उसको छुपाने के लिए, वो यहाँ भावना भड़काने के लिए कि ये किसी तरीके से हिंदू का भावना भर के किसी तरीके से मुसलमान पर वो उसके तरफ वो उसको, जो चूँकि पिछड़े दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो संगठित हो रहे हैं और गोलबंद होकर के अपनी बात एक साथ कर रहे हैं कि हम इसको हटाना चाहते हैं। जी, इसी के लिए वो जो है सो बौखलाहट में इन शब्दों का इस्तेमाल। यूपीएससी लेटरल एंट्री की भी चर्चा कल मोदी जी ने किया था अपने भाषण में। लोग यूपीएससी लेटरल एंट्री में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जबकि इसका पूरा देश आप जो है विरोध कर रहा है? देखिए, संविधान की धारा 312 है, हम देश ये चलता है संविधान से। संविधान की धारा 312 में है कि एक आयोग बनेगा, सेवा आयोग, उसका नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। और उससे परीक्षा देके, इंटरव्यू देके, उसमें लाखों स्टूडेंट उसमें भाग लेते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। हम लोग जब देखते हैं कभी दिल्ली में, पटना में या जहाँ कहीं भी बच्चे जो पढ़ाई तैयारी में करते रहे, रात दिन आँख फोड़ फोड़ करके पढ़ते हैं, तो लाख में कोई 1000, 1200, 200, 2000 के आसपास में होता है। बिल्कुल। उसको जो आज आईएएस करेगा, उसको 15 साल के बाद जा कर के वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा। इन्होंने 391 को न किसी परीक्षा में लिया उसका, न कोई इंटरव्यू लिया, और न एक भी हमको आप ही से हमको पूछते हैं या हमको बता दीजिएगा। हमने तो हमारे एक मित्र हैं जो डाले इसमें कि भाई इसमें जो लेटर एंट्री में पिछड़े दलित और आदिवासी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ की बात है। माइनॉरिटी की बात नहीं है, एससी, ओबीसी, क्योंकि माइनॉरिटी से तो बुखार लगता है। जी बिल्कुल। इसलिए माइनॉरिटी की हम लोग नहीं चर्चा करते हैं। हम लोग यही जानना चाहते हैं कि जो हिंदू हैं बना रहे हैं ये, उसमें से कितने के लिए, तो उसमें से एक भी नहीं है जिसमें ये एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। और 391 को बहाल कर लिया इन्होंने, जो गैर संविधानिक है, गैर कानूनी है। और उसके बाद में और ये समझते हैं कि जो आदमी आईएएस कर जाता है वो होशियार नहीं है। जो इनके निजी जो लोग हैं, जो स्टाफ की तरह के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो और या उनके बाल बच्चे ही हैं, वो देशभक्त हैं। बाद बाकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट दूसरे को नहीं है। चलिए, एक सवाल और लेना चाहेंगे सर आपसे। कल मोदी जी के भाषण के दौरान हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। सभा चल रही थी और आपस में भिड़ गए, और भिड़ने के पीछे का जो कारण सामने में आया है, एक गुट का कहना था कि सहारा इंडिया में हम गरीबों का पैसा लगा हुआ है, और अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि थोड़ा थोड़ा करके तमाम लोगों के पैसे लौटा दिए जाएंगे। तो एक गुट जिन्होंने विवाद खड़ा किया उस सभा में, उनका कहना था कि हम प्रधानमंत्री जी इस सहारा इंडिया के डूबे हुए पैसे पे क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अगर सरकार चाहती तो जितने भी गरीब के पैसे हैं, गरीब के पैसे कोई खैरात नहीं है, वो मेहनत से पेट काट करके अपना जो कुछ पैसा जमा करता है भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान घर बनाने के लिए, या बाल बच्चों की शादी वादी के लिए, या बीमारी वगैरह के लिए, माने जो कोई ऐसी जो संकट की स्थिति होगी उसमें उसको निपटने के लिए। कोर्ट ने उसको थोड़ा सा मदद किया और उसको पकड़ा कि भाई तुम इसको पैसा लौटाओ। और केंद्र सरकार अगर आज चाहे, जैसे इन्होंने कहा कि हम 6 महीना में आपको ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का देंगे, और सुप्रीम कोर्ट कहा कि आज तुमको देना है, तो 1 घंटे में वो अल्लाह आ करके दिया। वो आज सरकार तय कर ले, केंद्र सरकार और अमित शाह तय कर ले कि देना है, उसको आज से शुरू हो जाएगा जो गरीब का पैसा जमा करना। ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों के हालात में सुधार हो, उसमें शिक्षा बढ़े, उसमें स्वास्थ्य बढ़े, उसका रोज़गार बढ़े। ये इसके इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। पिछड़े दलित और आदिवासियों का भला हो, इस पर इनकी सोच ही नहीं। आपको एक और बात, 2 बात बताना चाहता हूँ। जैसे आपका ये है, आपको अभी 92 सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, 92 विभाग के सेक्रेटरी हैं। 92 विभाग के सेक्रेटरी में महज 2 सेक्रेटरी हैं, एक आदिवासी और एक दलित है, जिसमें आबादी 67% यहाँ के ओबीसी का है, और एक भी नहीं है। अब विश्वविद्यालय जो है 48 विश्वविद्यालय है, उसमें 80% जो सीट ओबीसी का है,
SC ST का है, उसकी जगह खाली है, उसके जगह को उसको ही हटा करके और ये अपने मनमाना ढंग से अपने जो इनके चहेते हैं उनके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद भी बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम लोग SC ST को वो सब जो है सो हिंदू है। ये अब ये थक गए हैं और ये मान चुके हैं, हम हार मान के। इनका बॉडी लैंग्वेज जो देखने वाले हैं, आप भी देखेंगे, कोई भी देखता है तो लगता है कि ये प्रधानमंत्री हमारा निराश हो चुका है। अब ये समझ गया है कि हमारी विदाई हो चुकी है। कल 36 मिनट का मोदी जी का भाषण था। अगर संक्षिप्त में हम आपसे पूछना चाहें कि यदि एक लाइन में आप इस तमाम भाषण का निचोड़ कर बताएं मुझे, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, बोलने का था, वो कोई विकास पर बात नहीं हुई। कोई प्रधानमंत्री जो ये पूरे दरभंगा कमिश्नरी के लिए आए हुए थे तो आशा लेके आए हुए थे कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ हम लोग को तोहफा दे के जाएंगे, कुछ नई बात बता देंगे, कोई यूनिवर्सिटी, कोई आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे, हमारा कहेंगे कि भाई इतना दिन में हम एम्स बनवा देंगे, या फिर रोज़गार का कोई अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। ये सारे नेता निराश होकर के यहाँ से लौटे, या जो सुनते हैं कहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जो है सो अब अपने आप को मान चुका है कि मेरी विदाई का हो गया है। 2 ही चरण से विदाई शुरू हो गई है, तीसरा चौथा चरण में वो मान के चल रहे हैं कि अब हमको कोई उपाय बचने वाला नहीं है। यह इनका यही सोच है और इन्होंने तो कुछ किया नहीं। इनको जो संवैधानिक है न्यायपालिका में आज भी 330 में से 4 ही जज है जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सारे मिला जुला करके हैं, मात्र है 3 या 4 है मात्र है। तो उसका भी अगर आयोग बना के करा दिए होते, अगर भला करते पिछड़ा का, तो इनको तो कुछ करना नहीं है। इनको तो जो RSS का मुखौटा है, जो RSS बोलेगा वही इनको बोलना है। लोग को कटोरा पकड़ा देना है, उसी कटोरा से वो लोग अपना है भी। इनको चाहते हैं कि देश भिखारी के तौर पर हो जाए। चलिए, धन्यवाद सर आपका, आप हमारी इस चलिए आपको भी धन्यवाद। ये थे राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय। बेबाकी से ये हर मुद्दों पे अपनी बात रखते। कुछ नए खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक कि हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।